नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्यारे प्यारे विद्यार्थियों यूपी उत्कर्ष के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं एसपी शुक्ला आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। चलो मेरे साथियों, फटाफट लाइव आ जाओ। सुपर टेट के प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी के प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ चुके हैं, मुखातिब हो चुके हैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से। आज के अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। संडे हो या मंडे, कभी कोई आराम नहीं, कोई विश्राम नहीं, क्योंकि जो रुक जाएगा वो थम जाएगा, जो थम जाएगा उसको लोग हटा देंगे। इसलिए रुकना नहीं, थमना नहीं, रुकना नहीं, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है अपने कर्म पथ पर। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, आप बच्चे जल्दी से टाइम लीजिए और बताइए, उसका उत्तर दीजिए बच्चे। कह रहा है कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य और ओष्ठ्य। बच्चे ध्यान दो, कंठ की बात करेंगे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम यानी आ। कु का मतलब बच्चे का वर्ग, अकु हा। विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। कंठोष्ठ की बात करोगे, वकारस्य कंठोष्ठ है ना, कंठ प्लस ओष्ठ, ओदैतो कंठ ओष्ठ। ओ और आव का उच्चारण स्थान बच्चे क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। कंठ तालव्य, ए दैतो कंठ तालु। और इसके बाद ओष्ठ, उपपद्यमानीय नाम ओष्ठौ। उ का मतलब बच्चे पा वर्ग, उपु पद्यमानीय नाम। वैसे इनका प्रयोग होता नहीं, लेकिन आप संस्कृत वाले बच्चे हो इसलिए मैं कई बार बता भी देता हूँ। उपपद्यमानीय नाम ओष्ठ। ठीक है, तो आप बच्चे इसी के साथ जैसे कुछ और भी हैं वर्ण आपको बता दें। दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य भी पूछा जा सकता है। तो वकारस्य दंतोष्ठ होता है बच्चे, जानते रहिए। ठीक है, जैसे कंठोष्ठ तालु, कंठ तालब है। इचु यसा नाम तालु। अगर तालव्य की बात करेगा तो इचु, इचु यसा नाम ई। चू का मतलब बच्चे च वर्ग, इचु यसा नाम, या और सा, इचु यसा नाम तालु होता है बच्चे। और इसके बाद होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। मूर्धन्य की बात करेंगे बच्चे तो ऋतु रसाणाम मूर्धा। री टू का मतलब बच्चे होता है टा वर्ग, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा होता है बच्चे। और लितु लसानाम दंता। दंत की बात करेंगे तो ली तू का मतलब बच्चे होता है ता वर्ग, लितु लसानाम, लितु लसानाम दंता होता है बच्चे। नासिका अनुस्वारस्य यानी नासिक की बात करेगा बच्चे। नासिक में आपका नासिका अनुस्वारत यानी अन, और इसके बाद एम गणना नाम च नासिका यानी अंगा, इया, आड़ा, ना और मा आ जाएगा। एम गणना नाम च नासिका की बात करेगा बच्चे। तो देखो सामान्यतः ये आपका बच्चे क्या होता है, उच्चारण स्थल है जिस पर हमने आपसे चर्चा कर दी है। ए दैतो कंठ तालव्य। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान बच्चे क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है बच्चे? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। क्लियर है साथियों? चलो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? स है, ये बच्चे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। कैसा व्यंजन है बच्चे? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। या र ला वा, यही आपका बच्चे अंतस्थ व्यंजन है। और छत्रंग, ज्ञ और सरा जो आप देख रहे हो बच्चे, ये आपका संयुक्त व्यंजन है।
च छ ज झ ये आपका बच्चे स्पर्शी व्यंजन है। कैसा व्यंजन है बच्चे? स्पर्शी व्यंजन है। तो प्यारे बच्चों अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा? विकल्प आपका इसमें से विकल्प बच्चे आपका होगा बी या र लावा। कौन सा होगा बच्चों? बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? तो हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा होगा बच्चों? क्लियर है बच्चों? बिल्कुल। आइए आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में बच्चे क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण आए तो क्या होता है बच्चे? जैसे आप खुद ही कल्पना कर लो, नी प्लस फल मिल करके क्या होगा? तो कहोगे गुरुजी निष्फल हो जाएगा। निष्फल, नी प्लस फल मिल करके निष्फल। नी प्लस कपट, नी प्लस कपट मिल करके क्या हो जाएगा बच्चे? निष्कपट। निष्फल, निष्कपट। तो बच्चे आप समझ तो गए ही कि विसर्ग से पहले छोटी या छोटा ऊ हो, बाद में का खा ट ठ प फ हो तो क्या हो जाएगा? ये मूर्धन्य सकार में बदल जाएगा बच्चे, यानी कि विकल्प बी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बच्चे? विकल्प बी में। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 पर। अन और आहा आते हैं स्वर में, व्यंजन में, अयोगवाह में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे देखो, अगर हम बात करेंगे अन और आहा की तो किस में आएगा बच्चे? ये अयोगवाह में आता है। अयोगवाह 2 होते हैं बच्चे। एक होता है आपका अनुस्वार यानी कि अन, अनुस्वार यानी कि अन, और एक होता है बच्चे विसर्ग यानी कि आहा। विसर्ग यानी कि आहा। तो अनुस्वार एवं विसर्ग अन और आहा आते हैं बच्चे, किस में आते हैं? अयोगवाह में। क्लियर है बच्चों? सभी बच्चे जवाब देते चलिएगा। चलिए, तो बच्चे क्लियर है? आओ क्वेश्चन नंबर 5 का टाइम दे रहा हूँ, आप बच्चे थोड़ा सा जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों जवाब दो। क्या कह रहा है? त्रा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? बच्चे त्रा एक संयुक्त व्यंजन है, भी पीछे ही आपने देखा। ता प्लस आ, ता प्लस रा, ता प्लस रा और त्रा प्लस आ। आओ बच्चों बातें कर लेता हूँ संयुक्त व्यंजन त्रा की। तो त्रा आपका बच्चे ता प्लस रा के योग से बनता है। चाहो तो आप बच्चे इसी को आप ता प्लस इसको भी स्वर रहित करोगे तो रा प्लस आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? आ हो जाएगा। तो त्रा बराबर ता प्लस रा, ता प्लस रा प्लस आ, यानी कि बच्चे विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ त्रा पूछा जा रहा है, हलंत नहीं लगा है। तो ता प्लस रा बच्चे यानी कि विकल्प बी इज़ द राइट आंसर। 5वें का सही जवाब बच्चे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है साथियों? चलो क्वेश्चन नंबर 6वां है। ओठों की आकृति के आधार पर कौन आवृत्तमुखी स्वर है? बच्चे देखो, होठ अगर हम देखें, होठ हमारे कुछ इस तरीके से हैं। ये होंठ हमारे कुछ इसी तरीके से हैं बच्चे। ये हमारा सामान्य होंठ है। सामान्य ओठ ऐसे होता है बच्चे, आप सभी के पास है ओठ, देख सकते हो। ये ओठ जो है बच्चे, मैं उल्टा तो नहीं बना दिया? हाँ,
फिर ऐसे, सही बना है। इसी को बच्चे जब आप क्या करते हो, एक तो सामान्य स्थिति और एक में ये स्थिति करते हो, ये जब करते हो बच्चे तो ये आपका पूरा गोला हो जाता है और ये भी कहीं ना कहीं गोला होता है, ये इस स्थिति में बनता है, कुछ इस तरह से ऐसे हो जाता है। तो एक स्थिति ऐसे है और एक ऐसी है स्थिति बच्चे ना, गोलाकार और आपका आवृत्ताकार। तो ओठों की स्थिति पर दो भेद होते हैं। होठों की आकृति जो है बच्चे दो प्रकार से, एक में बच्चे आवृत्ताकार, आवृत्ताकार यानी जो सामान्य सी स्थिति है, और एक में बच्चे हो जाता है वृत्ताकार। देखो बच्चे, जो आपका आवृत्ताकार है इसी को आवर्तुल भी कहते हैं, आवृत्ताकार या आवर्तुल स्वर या आवृत्तमुखी। कहीं कहीं पर बच्चे आप कई बार देखोगे पेपर में आवृत्तमुखी भी लिख कर आएगा। और वृत्ताकार या वर्तुल या वृत्तमुखी स्वर की भी बात करेगा बच्चे। देखो आवृत्ताकार या आवर्तुल या आवृत्तमुखी स्वर में आ ई री ए और ऐ आएगा, और इस हर आपका बच्चे वृत्ताकार या वर्तुल या वृत्तमुखी में आपका बच्चे उ ओ और आ जाता है। खास तौर से बच्चे देखो इसमें वृत्तमुखी नहीं है और ये आपका वृत्तमुखी है, यानी जैसे आप अब ऐसे किसी के सामने मत करना, नहीं सामने मान लो सामने तो कर सकते हो, किसी लड़की के सामने मत करना। ऐसे ही तो लोग फेसबुक पर क्या नाम है, मोबाइल पे क्या करते हैं, वीडियो कॉलिंग में उम्मा का मतलब बच्चे क्या हुआ, चुम्मा, किस करते हैं। अच्छा पास में रहने पे करो ठीक है, दूर से करते हैं फिर भी देखो ओठ कैसे हो जाता है, गोलाकार। तो जब गोलाकार हो जाएगा बच्चे तो ये क्या हो जाएगा, वृत्ताकार या वर्तुल। तो होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तमुखी स्वर है, तो देख लो बच्चे उ ओ और उ इसमें आ जाएगा, विकल्प क्या होगा, ए। छठे का राइट आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। आइए 7वें क्वेश्चन पर, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है बच्चे, जा आ चा छ छ ई और आपा। देखो बच्चे वर्णमाला में 3 अक्षर ऐसे हैं जो कि स्त्रीलिंग हैं, बाकी के सभी पुल्लिंग ही हैं। वो 3 अक्षर कौन कौन से बच्चे, ई और री। ई और री ये स्त्रीलिंग हैं, शेष सभी अक्षर आपके बच्चे, शेष सभी पुल्लिंग है बच्चे, इस चीज़ को ध्यान देना। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ई। क्लियर है बच्चे। आज कमर बहुत दर्द कर रही, पता नहीं क्यों। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दो बच्चे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा। मूर्धन्य भी हो यानी मूर्धा से उच्चरित होता हो। मूर्धा से कौन कौन सा वर्ण उच्चरित होता है बच्चे, मैं आपको कई बार बता चुका। ऋतु रसाणाम मूर्धा, कौन सा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। और अल्प प्राण व्यंजन की बात करोगे बच्चे तो अल्प प्राण क्या होता है, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है, दूसरा वर्ण एवं चौथा वर्ण महाप्राण होता है। और बच्चे आपको ये भी बता चुका कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का जो वर्ण होता है बच्चे, और इस स्थिति में हम चर्चा करेंगे
तो मूर्धन्य अल्प प्राण, अच्छा स्वर है, स्वर समस्त स्वर आपका अल्प प्राण ही होता है। तो चलो देखो बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ, आप सभी बच्चों के जवाब आने चाहिए। क्या हो जाएगा बच्चे? मूर्धन्य मूर्धन्य व्यंजन की, व्यंजन, अच्छा व्यंजन लिखा है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है बच्चे। एक बात ये भी ध्यान देना, मूर्धन्य व्यंजन, अच्छा हो सकता है मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन, ऐसा भी हो सकता है। देखो मूर्धन्य में ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टू का मतलब बच्चे ट वर्ग मतलब ट ठ ड ढ अण, ऋतु रसाणाम र षणाम मूर्धा, अच्छा ऋतु रसाणाम मूर्धा। और अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन बच्चे व्यंजन वर्ग का कौन सा वर्ण? पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। और बच्चे अंतस्थ वर्ण जो होता है यह भी अल्प प्राण होता है। और समस्त स्वर ध्वनियाँ भी अल्प प्राण होती हैं। अब क्या कह रहा है बच्चे? दोनों कॉमन आप बच्चे को बताना है। क्या कॉमन हो जाएगा? आओ देखते हैं। टा ठा, पहले तो ये जानो बच्चे दूसरा है, टा ठा ड तीसरा है, ता था द ध चौथा है। तो अल्प प्राण व्यंजन में बच्चे दूसरा चौथा तो होगा नहीं, ये महाप्राण है, छोड़ दो, ठीक है। अब आपका बच्चे बनता है उपपद्यमानीय नाम ओष्ठव, ये ओष्ठ है बच्चे, ये क्या है? ओष्ठ है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो बच्चे, इस क्वेश्चन को कठिन बनाया जा सकता था। क्या बनाया जा सकता था? कठिन। कैसे कठिन बनाया जा सकता? मूर्धन्य एवं अल्प प्राण व्यंजन पूछ लेता। अब मान लो यही हमने इसमें से री रख दिया होता, इसके जगह पर री रख देता, तो बच्चों के लिए डिसीजन कर पाना कि री होगा कि डा होगा, तो डा भी होगा री भी होगा। तो ये ध्यान देना होता बच्चे, व्यंजन लिखा है, स्वर नहीं, व्यंजन। तो बच्चे इस चीज़ को आपको ध्यान देना, व्यंजन लिखा है तो व्यंजन के कारण आप बच्चे डा की बात करोगे। विकल्प क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। हाल फिलहाल आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बिना इसके ही आप क्वेश्चन को कर ले रहे हो, फिर भी अगर ऐसा होता है तो इस चीज़ को जानते रहो बच्चों। आओ क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? बच्चे अंतस्थ, आप ध्यान देना क्या लिखा है, कई बार ये भी गलती होगी। अंतस्थ प्लस ऊष्म, अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती भैया? 4। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। और का मतलब जोड़, तो 4 + 4 मिलकर के क्या हो जाएगा? 8। तो आपका 9वें का राइट आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? 8। क्लियर है बच्चे? तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। क्लियर है? तो 9वें का राइट आंसर बी। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 10वां है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। बच्चे व्यंजन की बात कर रहा है। व्यंजन में अल्प प्राण क्या होता है? प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण एवं पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। दूसरा वर्ण एवं चौथा वर्ण महाप्राण होता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण घोष, घोष लिखा है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण अघोष होता है। तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण सघोष या घोष होता है। तो बच्चा दूसरा और चौथा कह रहा है, तो दूसरा और चौथा आपका है क्या है बच्चे? महाप्राण व्यंजन। तो 10 का राइट आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? बी। 10th का राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? बी। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो बच्चे, बहुत आसान सा जवाब है। हाँ क्या कर रहा है? कौन सा? अंतस्थ ही तो बच्चे पूछा, अभी पीछे बता चुका हूँ। अंतस्थ व्यंजन बार बार आ रहा है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? या, र, ला और वा। तो इसी में से 4 में से कौन एक है बच्चे? या, र, ला, वा। ये आपका बच्चे दे रहे हो, ए इज़ द राइट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
उत्क्षिप्त व्यंजन छांटिए। चलिए आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ बच्चे, फटाक से बताओ उत्क्षिप्त व्यंजन। बा, मा, या और अड़ा, जल्दी से बच्चे आपको बताना है इसमें से कौन सा व्यंजन बच्चे आपका क्या है, उत्क्षिप्त है। बा है, मा है, या है कि अड़ा है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या वैसे कितनी होती है बच्चे जानते हो? उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या होती है 2। कितनी होती भैया? 2। और सुनिए, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या होती है 2। साथ ही साथ बच्चे अगर आपसे मान लो इन केस ऑफ कल को पूछा जाए कि अभी हाल ही में एक व्यंजन और जोड़ा गया है, कौन सा व्यंजन जोड़ा गया भैया? विशिष्ट व्यंजन। जल्दी से जवाब दीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ, लगे हाथ फिर। चलो, बच्चों के जवाब हाल फिलहाल सही ही आ रहे हैं। आओ बच्चे बता ही देता हूँ। ये बच्चे आपका अड़ा होगा। क्या होगा बच्चे? अड़ा। उत्क्षिप्त अगर हम बात करें वर्णमाला में व्यंजन की, किसकी बच्चे? व्यंजन। बच्चे आइए देखो, वर्णमाला में व्यंजन। देखो बच्चे, वर्णमाला में व्यंजन की बात करें, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्यंजनों की संख्या, क्या पूछा जाए बच्चे? व्यंजनों की संख्या। तो आप बच्चे 33 बताओगे। और ये 33 वर्ण कौन कौन से होते हैं बच्चे? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो बच्चे का वर्ग में आप देखो, का, ख, ग, घ, अंगा। चा वर्ग में छ, छ, ज, झ, इया। टा वर्ग में टा, ठ, ड, ढ, अड़ा। ता वर्ग में ता, था, द, ध, न। पा वर्ग में पा, फा, बा, भ और मा। ये आपके क्या हो गए बच्चे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो गई बच्चे। ये व्यंजनों की संख्या में सबसे पहले तो आपने स्पर्श व्यंजन देख लिया। दूसरा आता है बच्चे अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बच्चे 4 होती है।
कौन कौन से? या, रा, ला और वाह। तो 25 4 29। तीसरा होता है बच्चे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। 4 होता है बच्चे कौन कौन से? सा और हा। तो देखो बच्चे 29 4 33, ये 33 हो गए बच्चे। व्यंजनों की संख्या जब पूछा तो 33 बच्चे, समझ में आया? अब अगला प्रश्न, व्यंजनों की कुल संख्या। कुल संख्या जब पूछेगा तो बच्चे ये जो आपके मूल व्यंजन हुए, यानी मूल व्यंजन कितने बच्चे? 33। और ये जो उत्क्षिप्त वाला आएगा इसी में आ जाएगा। उत्क्षिप्त या द्विगुण या द्विपृष्ठ व्यंजन 2, 33 2 35। संयुक्त व्यंजन हो जाएगा बच्चे 4, 35 4 39। एक अभी हाल ही में हिंदी केंद्रीय निदेशालय के द्वारा रखा गया विशिष्ट व्यंजन 1। ये नया व्यंजन है बच्चे, इसको जानते रहिए। ऐसा नहीं कि नया है, पहले भी प्रयोग हुआ करता था संस्कृत में। लेकिन तो अब बच्चे 33 2 35 4 39 से कितना हो गया? 40 हो गया। तो उत्क्षिप्त की बात कर रहा था बच्चे, डी हो जाएगा। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या की अगर बात करें तो 2 होते हैं। कौन कौन से 2 होते हैं? अड़े, अढ़े, डे से अड़े, ढ से अड़े। तो बच्चे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है साथियों? 12 का सही जवाब डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दो बच्चे। फास्ट जवाब दे दो, थोड़ा सा आपको भी टाइम देता हूँ। आप बच्चों को भी टाइम मिलना चाहिए ना। चलिए जल्दी से बताइए। जिन स्वरों के निर्माण में होठ गोलाकार हो जाते हैं उनको कहते हैं? चलिए बच्चे जवाब देते रहिए। एकदम जवाब सही आ रहा है बच्चे। अभी देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आया भी था, और ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी बताया भी है। बिल्कुल जवाब सही भी है। जिन स्वरों के निर्माण में होठ गोलाकार हो जाते हैं उनको बच्चे क्या कहा जाता है? वृत्ताकार। क्या कहा जाता है बच्चे? वृत्ताकार। बिल्कुल जवाब सही भी है आप सभी का। चलो इसमें जवाब दो। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। ट्रक, पुनर्निर्माण, त्राटक और शत्रु। जवाब दीजिए बच्चे फास्ट, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, बहुत तेज जवाब दीजिए, और तेजी जवाब दीजिए। बिल्कुल देते रहिए। क्या होगा बच्चे? देखो हम चाहते तो देख के बता देते। ट्रक, देखो टा प्लस रा, रा को भी स्वर रहित करोगे तो आ।
प्लस का प्लस आ। पुनर्निर्माण पा प्लस ऊ प्लस ना प्लस आ प्लस रा प्लस ना प्लस छोटी ई प्लस माँ प्लस आ प्लस रा। अच्छा निर्माण है बच्चे, नी रमाण। अच्छा एक सेकंड बच्चे, गड़बड़ हो रहा है, इसको इधर कर देता हूँ, बड़ा भी हो रहा है। पुनर्निर्माण ना पा में छोटा ऊ, ना में छोटा आ, रा प्लस ना में छोटी ई की मात्रा। फिर बच्चे माण नी पू न र नी र फिर आ रहा है बच्चे। रेफ का उच्चारण सदैव पहले होता है। माँ प्लस बड़ा आ प्लस आड़ा प्लस आ। रेफ का उच्चारण सदैव उस वर्ण से पूर्व होता है जिस पर वह बच्चे लग रहा होता है, इस चीज को ध्यान देना। त्राटक ता प्लस रा प्लस आ प्लस टा प्लस आ प्लस का प्लस आ। त्राटक। शत्रु सा प्लस आ प्लस ता प्लस रा प्लस ऊ। क्या कह रहा हो? स्वर रहित। अच्छा स्वर रहित, देखो रा के बाद जहाँ स्वर ना मिले, रा प्लस आ ये स्वर सहित है। रा के बाद बच्चे यहाँ देखो स्वर नहीं बल्कि व्यंजन है, यहाँ भी स्वर नहीं व्यंजन है। रा के बाद स्वर है और बच्चे ये रा के बाद स्वर है। तो एकदम आसान सा जवाब मिल गया बच्चे, विकल्प बी इज द राइट आंसर। 14 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? बी। चलो बताओ बच्चे, वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? यही पूछ लिया जाए। नहीं, हाँ ये तो बहुत आसान सा ही है। वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है पीछे ही बता के आया हूँ, तो इसमें टाइम देना कोई मतलब नहीं है। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह बताओ बच्चे। योजक चिन्ह, पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक या अर्धविराम। जल्दी से बताओ बच्चे, खटाखट फटाफट बच्चे जल्दी से बताओ आप सभी। आना जाना में है बच्चे। थोड़ी सी भूख लग गई, हमने कहा कुछ खाते रहें। बिल्कुल आप लोग भी खाते रहिए। बस साथियों 1 सेकंड लेते हैं। लाई चना
आइए बच्चे, कुछ खा पी के एनर्जी के साथ थोड़ी तेजी बढ़ा देते हैं। आना जाना में बच्चे योजक चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्ध विराम। तो आना जाना में बच्चे कौन सा चिन्ह लगेगा? हाइफन यानी कि योजक चिन्ह। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? हे प्रभु मुझे शक्ति दो, वह घर आया या नहीं? राम राम, उसने यह क्या कर दिया? तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह अच्छों के कान काटता है। क्या कह रहा है? सही प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ बच्चे जो है अल्प विराम नहीं बल्कि अर्ध विराम का प्रयोग होगा। ये हो जाएगा विकल्प डी इज द राइट आंसर। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। आनंद घर आया, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका बच्चे, यानी अल्प विराम का प्रयोग होना चाहिए था। सी हो जाएगा। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में बच्चे किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो समानाधिकरण में बच्चे अल्प विराम का प्रयोग होगा। विकल्प बी इज द राइट आंसर। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो उसमें किस विराम चिन्ह की उपयोग किया जाता है? जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो उसमें बच्चे क्या होता है? सेमीकोलन और डैश का प्रयोग किया जाता है। डी हो जाएगा। दिवाली का धमाका बच्चे चल रहा है, अभी भी अंतिम दिन है। 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक उत्कर्ष ऐप के सभी उत्तर प्रदेश के ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी, रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम। डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप और चीज़ों को डाउनलोड कर लें बच्चे। आई क्वेश्चन नंबर 21। सारणी 1 सारणी 2 को का सही मिलान कीजिए तथा कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। अल्प विराम, अल्प विराम बच्चे ये है। कोष्ठक चिन्ह आपका यहाँ है। संक्षेप सूचक ये है, ऐसे भी होता है बच्चे। हाँ, योजक चिन्ह आपका ये है। तो 1 में 3 यहाँ है, बी में 4 यहाँ है बच्चे। तो ये हो जाएगा विकल्प डी इज़ द राइट आंसर। 21 का राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए, इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? बच्चे देखो, कॉमा, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये पूर्ण विराम, यही अकेले है बच्चे जो हिंदी में आपका ऐसे होता है, अंग्रेजी में ऐसे प्रयोग होता है। अगला, किसी वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयोग हुए हैं। किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयोग हुए? क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे? क्या क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। आजी, क्या ऐसा हो पाएगा? अब बच्चे जब ये आया है तो यहाँ इसके साथ विस्मय बोधक चिन्ह। मैंने पूछा क्या बात है, ये तो सही है बच्चे। उफ़ कितनी गर्मी है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की ज़रूरत नहीं, फुल स्टॉप की ज़रूरत है। तो विकल्प क्या होगा बच्चे? सी इज़ द राइट आंसर। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, यही मान लेता हूँ मैं भी। उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी। उसने मुझसे कहा, यहाँ आपका अल्प विराम होगा बच्चे। डैश, ये बच्चे विराम चिन्ह किसका है? तुल्यता सूचक, यानी कि बराबरी, इक्वल ही। एक्स 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 रेखांकित चिन्ह कौन सा है? लोप सूचक चिन्ह, स्थान सूचक, समाप्ति सूचक, टीका सूचक। तो ये बच्चे लोप सूचक चिन्ह है बच्चे। ये जब क्वेश्चन आया था तो लोगों में बड़ा तहलका मचाया था। बहुत बार लोगों ने क्या किया, एक्स 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 सर्च किया, और मैं भी पहली बार देखा तो फिर एक्स एक्स सर्च करते ही फिर सब गड़बड़ हो जाता है। तो आप सर्च मत करना, ये लोप सूचक चिन्ह है बच्चे, ठीक है ना। हाँ, अब लोप मतलब समझ लो क्या क्या खाली चीज़ दिखाएगा भगवान जाने में। आओ 28, निम्नलिखित में से उपविराम चिन्ह कौन सा है? उपविराम, उपविराम का मतलब बच्चे ये आपका हो जाएगा उपविराम, ये है तो चिन्ह तो अब आप पहचानने ही लगे हो। सुख दुख में अपेक्षित चिन्ह बच्चे, सुख दुख में आपका योजक चिन्ह आएगा, ए हो जाएगा। उसने मुझसे कहा,
मैंने आज एक मशीन खरीदी। तो बच्चे अभी देखो आया भी था, शायद वही क्वेश्चन है क्या, यहाँ अल्प विराम प्रयोग में आएगा। आगे चलो, आगे चलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही ख़त्म हो गए बच्चे। चलो छुट्टी का महीना भी है, छुट्टी चल रही है, आज तक आप मौज मस्ती करते रहिए, थोड़ा कम पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए, पढ़ते रहिए, हंसने की बहुत ज़रूरत नहीं है, जो है। ठीक है साथियों, चलो वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।